This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग एनटीवी ह्यूस्टन, दिस इज सारा चौहान। आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपको दिखाएंगे कि दुनिया भर में ईद उल अजहा किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने किस तरीके से विश किया है। इसके अलावा तमाम मस्जिदों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज किस तरीके से अदा की गई है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन को लेकर क्या नया स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा और भी अहम खबरें होंगी डिटेल से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच ईद उल अजहा का फेस्टिवल पहली बार तुर्की की ऐतिहासिक मस्जिद हया सोफिया में अदा की गई। ईद उल अजहा की नमाज लोगों ने दी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। पेंडेमिक में बदली मॉस्को में ईद उल अजहा की नमाज के लिए पहुंचे सिर्फ दर्जन भर ही लोग। हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ फेस्टिवल का सेलिब्रेशन। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में ईद उल अजहा की रौनक। नमाज अदा करने से पहले किया गया टेम्परेचर चेक। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने दी ब्रिटिश और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कोरोना वायरस पेंडेमिक में बेहतरीन काम करने के लिए मुस्लिम फ्रंटलाइन वर्कर्स को कहा थैंक यू। यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते कोविड-19 केसेस की वजह से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स में बढ़ोतरी। लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक लास्ट वीक जॉबलेस क्लेम बढ़कर 1.43 मिलियन पहुंचे। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले इलेक्शन पर दिया एक और नया स्टेटमेंट। कहा इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करना चाहते, उन्हें सिर्फ मेल इन बैलेट से परेशानी। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और आप सभी को एक बार फिर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की की हिस्टोरिकल मस्जिद, जी हाँ, हया सोफिया की, जहां पर पहली बार ईद की नमाज अदा की गई। रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखा गया। तुर्की की हिस्टोरिकल मस्जिद हया सोफिया में पहली बार ईद की नमाज अदा की गई। मुसलमानों में कुर्बानी के इस फेस्टिवल का खास महत्व है। ईद पर लोगों ने मिलकर दुआएं मांगी और अपनी खुशी जाहिर की। वहीं ईद की नमाज के लिए हया सोफिया में खास इंतजाम किए गए थे। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच ईद की नमाज के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। तुर्की में हिस्टोरिकल चर्च रह चुकी 1500 साल पुरानी इमारत हया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया था, जिसके बाद यहाँ मस्जिद खुलने के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान हजारों नमाजियों के साथ तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान भी मौजूद रहे थे। और अब आपको दिखाएंगे कि मॉस्को में ईद उल अजहा का फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया। जहां पर मस्जिदों में हजारों की तादाद में लोग पहुंचते थे, वहीं पर लोग अब कम पहुंचे और जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए हुए थे। मॉस्को में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से रौनक कम थी, लेकिन लोगों में खुशी थी। मॉस्को की इस मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान कोरोना वायरस पेंडेमिक का असर साफ देखा गया। यहाँ ईद पर नमाज के मौके पर पहली बार ये तस्वीर नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए लोग नमाज अदा कर रहे थे। लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ था। मस्जिद में जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए थे, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को सख्ती से फॉलो करें। दर्जन भर ही लोग कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। इस मस्जिद में 10,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा करते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ही लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। कोरोना वायरस पेंडेमिक शुरू होने के बाद रशिया में अब तक 839,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई है। और अब आपको दिखाएंगे कि इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में किस तरीके से ईद उल अजहा के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। आपको बता दें कि मस्जिदों में अंदर जाने से पहले बाकायदा टेम्परेचर को चेक किया गया और उसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करने के लिए सख्ती से कहा गया था। इंडोनेशिया में ईद उल अजहा की नमाज तो अदा की गई, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए। जी हाँ, इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में ईद उल अजहा की रौनक देखी गई, लेकिन इस बार ईद का फेस्टिवल बदला रहा। कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते लोगों को रूल्स फॉलो करने पड़े। मस्जिद में आने से पहले सभी के टेम्परेचर को चेक किया गया। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा गया। हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। हर साल इस मस्जिद में नमाज के लिए हजारों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। नमाज अदा करने के लिए लोग पहले के मुकाबले बहुत कम पहुंचे। और वहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश और दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है।
और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी देखिए। Assalamu alaikum. I want to wish Muslims around Britain and across the world a happy and blessed Eid. The past few months haven't been easy for anyone. But for British Muslims, first you had to observe Ramadan, normally such a social time, under lockdown, and then many wanting to perform Hajj have had their hopes dashed because of the restrictions relating to the virus. So I want to say a huge thank you for the sacrifices you've made and for all your heroic efforts, literally helping to save lives through social distancing, giving generously to those in need, and looking after the vulnerable as you have through food donations and other help. And of course, the part played by so many British Muslims in working on the front line of this pandemic, from the amazing doctors, nurses, and NHS staff who kept on caring throughout the crisis, putting others first, sadly, in some cases, losing their own lives. I want to thank the key workers in other sectors, the teachers, the police, care workers, and those who kept our transport running. And now, as everyone looks forward to Eid al-Adha, which celebrates the Islamic values of duty and self-sacrifice, I urge you to keep up the excellent work. With social distancing and limiting the number of friends and families in your homes, and engaging in the test and trace process if there are cases of coronavirus in your area, to help protect you, yourselves, and to help protect others. Of course, things will be different again this Eid al-Adha, including Eid prayers. But it's my fervent hope that you do get to enjoy the festivities and get some incredibly good things to eat. Let me wish all Muslims here in the UK and around the world the very best for Eid al-Adha. Eid Mubarak. तो दुनिया भर में ईद उल अजहा का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, लेकिन ईद उल अजहा क्यों मनाया जाता है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। बकरीद, जिसे बकरा ईद या फिर ईद उल अजहा भी कहा जाता है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा को सैक्रिफाइस और पीस ऑफरिंग का फेस्टिवल मानते हैं। बकरीद का त्योहार मुसलमानों के लिए दूसरी बड़ी ईद है। ईद उल फित्र रमजान महीने के रोजे खत्म होने पर मनाया जाता है, जबकि बकरीद ईयरली हज यात्रा के कंप्लीशन के लिए जाना जाता है। ईद उल जुहा का चांद जिस दिन नजर आता है, उसके 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है। ईद उल अजहा पर ही पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी। और वहीं कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच जॉबलेस क्लेम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि लास्ट वीक 1.43 मिलियन से ज्यादा जॉबलेस क्लेम किए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 केसेस में रिसर्जेंस की वजह से लास्ट वीक इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर में एक बार फिर से इजाफा देखा गया है। लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक लास्ट वीक जॉबलेस क्लेम्स बढ़कर 1.43 मिलियन रिपोर्ट हुए हैं। डिपार्टमेंट ने बताया कि 25 जुलाई को खत्म होने वाले वीक में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए 12,000 से ज्यादा अमेरिकन ने रिक्वेस्ट फाइल की है। और वहीं इससे पहले कोविड-19 शटडाउन की वजह से 28 मार्च को एंड होने वाले वीक में जॉबलेस क्लेम्स रिकॉर्ड 6.87 मिलियन पीक तक जा पहुंचे थे। बाद में लगातार 15 वीक्स तक इन फिगर्स में डिक्लाइन देखा गया, लेकिन 18 जुलाई के एंड होने वाले वीक में ये ट्रेंड्स फिर से बढ़ा। वहीं आपको ये भी बता दें कि लेबर मार्केट पर कोरोना वायरस पेंडेमिक के असर की वजह से यूएस सोसाइटी के इनकम और वेल्थ में गैप रिवर्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। The gap of income and wealth has increased dramatically in the epidemic because people who can work online, and that's mainly skilled workers, people in the finance industry, professionals like myself in higher education, and so forth, have been able to continue economic activities rather normally, one could say, even during this period. People in the front lines who work in shops, in restaurants, frontline workers in public transport, and so forth, have had a terrible time. They've become much more vulnerable to the infections, which is tragic, but also have lost jobs in the United States by around 18 million jobs in the service economy by and large. And so there's a huge inequality that has increased.
और वहीं जॉबलेस रेंटर्स को एविक्शन से बचाने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, ये भी आपको दिखाते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एविक्शन मॉरिटोरियम के लिए लेजिस्लेशन अप्रूवल पर डेमोक्रेट्स उनका साथ दें। लेजिस्लेशन एक्सटेंड होने से जॉबलेस रेंटर्स को एविक्शन से बचाया जा सकता है। वहीं व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से मुल्क को बंद करना ठीक फैसला था। और क्या कुछ कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी देखिए। I don't want to see an election, so many years I've been watching elections, and they say the projected winner or the winner of the election. I don't want to see that take place in a week after November 3rd or a month or, frankly, with litigation and everything else that can happen, years, or you never even know who won the election. You're sending out hundreds of millions of universal mail-in ballots. Hundreds of millions. Where are they going? Who are they being sent to? I'd love to see voter ID. But this is the opposite of voter ID. The Democrats love it. The Republicans hate it. We all agree that absentee voting is good. Mail-in ballots will lead to the greatest fraud. We talk about Russia for 2.5 years, and then they found nothing, and there was nothing. But they talk Russia. They talk China. They talk all of these countries. They say they get involved in our elections. This is easy. You can forge ballots. This is much easier for foreign countries. Go ahead, Steve. So we're asking for a lot of trouble. And no, do I want to see a date change? No. But I don't want to see a crooked election. This election will be the most rigged election in history if that happens. But not me. Are all these stories right about the fact that these elections will be fraudulent, they'll be fixed, they'll be rigged, and everyone's looking at it. And a lot of people are saying, that probably will happen. वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले इलेक्शन पर एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करना चाहते, लेकिन मेल इन बैलेट से उनको परेशानी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट में 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात की थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बदले नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लाखों मेल इन बैलेट से परेशानी हो रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि नवंबर में इलेक्शन पोस्टपोन किए जा सकते हैं, उसके बाद लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, तो यह भी देखिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर वॉशिंगटन विजिट करने वाले वोटर्स ने मिक्स्ड रिव्यूज दिए हैं। कुछ वोटर्स ने इस ट्वीट को नेशन के लिए एम्बैरसमेंट करार दिया और किसी ने कहा कि यह सिर्फ एक इलेक्टोरल टैक्टिक था। और वहीं कुछ लोग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए। लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस क्या थे, ये भी देखिए। I think he's manipulating the system because with prolonging the 2020 census, the protest, because he knows that he needs votes. He's using this for his advantage because he needs our votes. I agree with delaying it if there's going to be a mail-in election because I think that all voting should be done in person. I'm also a veteran, so again, that's a freedom that I fought for, and I agree with it being in person because there's too much that can happen if you vote by mail, too much fraud, and so I would have to agree that I would rather delay the election than have people vote by mail. So I think voting is a really important civic duty. I'm a military veteran. I come from a family of military veterans, and that's why we joined, because it's so important to uphold that civic duty. And I cannot imagine doing that duty on a piece of paper. It is so important to do it in person, and if there really genuinely is a concern of health and safety for us Americans, then yes, I think it should be delayed to be able to do that in person. I think it's more of an embarrassment to have people wait than to do it right now, to have the election now. और अब न्यूज़ पोर्टलैंड से है, जहां पर लगातार क्लैश देखा जा रहा है पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में। आपको बता दें कि फेडरल एजेंट्स को पुल आउट करने के बावजूद भी वहां पर प्रोटेस्ट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पोर्टलैंड में फेडरल एजेंट्स के पुल आउट के बावजूद प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। कोर्ट हाउस से फेडरल एजेंट्स के जाने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ एंटी रेसिस्ट प्रोटेस्टर्स से निपटने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड भेजने की धमकी भी दी है। और वहीं 2 दिन पहले ऑरेगन गवर्नर केट ब्राउन और यूएस ऑफिशियल्स ने फेडरल एजेंट्स के विथड्रॉल के हवाले से डील का ऐलान किया था, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डेमोन्स्ट्रेटर्स को काबू करने के लिए गवर्नर केट ब्राउन कुछ नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेशियल इनइक्वालिटी और पुलिस वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों को एजिटेटर्स का नाम दिया है।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि फेडरल फोर्सेस स्टैंड बाय पर रहेंगी और देखा जाएगा कि स्टेट पुलिस फेडरल कोर्ट हाउस को प्रोटेक्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। और वहीं NBA गेम्स का आगाज हुआ, लेकिन प्लेयर्स ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से NBA गेम्स मार्च में रोक दिए गए थे, लेकिन सस्पेंशन के बाद पहली बार लीग का आगाज थर्सडे को 2 थ्रिलिंग गेम्स के साथ हुआ। गेम के स्टार्ट में नेशनल एंथम के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर टी शर्ट्स पहने प्लेयर्स ने घुटनों के बल बैठकर सरों को झुका रखा था और इस दौरान गेम ऑफिशियल्स ने भी प्लेयर्स को ज्वाइन किया। और वहीं ESPN वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कोर्स में भी ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा हुआ था। That commitment to the black community, having my fist up in the air, I understand how unified I want, my community, not only in my hometown, but all over the world, to know how unified, I hope we are. I want us to become, and us to be heard, and then just giving thanks to the man above for giving me an opportunity to have this platform, and because nothing is possible without the grace of God, and we all know that. He's giving us the breath of life, and like I said, using this platform, using who I am, I try to use it for the greater good, and I hope I make people proud. I hope make my kids proud of my, not only my household, but also, like in my school and things of that nature in my community. I hope we made Cat proud. I hope we continue to make Cat proud. Every single day. I hope I make him proud on how I live my life, not only, out on the basketball floor, but off the floor. I've been one to always speak out about things that I feel like that's unjust or unjust, or I always, if I'm educated on things, I always, go about it that way. Cat was someone who stood up when times wasn't comfortable, or people didn't understand. People refused to listen to what he was saying. If you go back and look at any of his post-game interviews when he was talking about why he was kneeling, it had absolutely nothing to do about the flag. It had absolutely nothing to do about the soldiers, that the men and women that keep our land free. He explained that, and the ears were closed. People never listened. They refused to listen, and I did, and a lot of my people, in the black community did listen. And we just thank him for sacrificing, everything that he did to put us in the position today, and even years later, to be able to have that moment like we had tonight. और अब न्यूज़ ह्यूस्टन से है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो लोग रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अथॉरिटीज की तरफ से एक और प्लान पर काम किया जा रहा है। ह्यूस्टन में जो लोग कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रेंट पे करने के लिए प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की हेल्प के लिए अथॉरिटीज ने दूसरे असिस्टेंस प्रोग्राम लाने पर काम शुरू कर दिया है। और वहीं आपको बता दें, इससे पहले रेंटर्स की हेल्प के लिए मई में पहला असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। वहीं $15 मिलियन फंडिंग 90 मिनट्स में एलोकेट हो चुकी थी। और वहीं अब रेंटर्स की हेल्प के लिए दूसरा असिस्टेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। टेक्सास में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़े हैं और यही हाल ह्यूस्टन का है। आपको बता दें, इसी को देखते हुए ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक और प्रोग्राम का आगाज किया गया है ताकि लोगों की मदद की जा सके। कोविड-19 को रोकने के लिए ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैंपेन का आगाज कर दिया है। बेटर टुगेदर एक ऐसा डेटा ड्रिवन पब्लिक हेल्थ कैंपेन है जिससे हाई रिस्क पॉपुलेशंस और हाई पॉजिटिव रेट्स वाले नेबरहुड्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से टारगेटेड कम्युनिटीज में डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और वहीं टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल और आउटडोर एडवर्टाइजिंग के जरिए भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि घर घर कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने यह भी कहा कि कोई और चॉइस हमारे सामने नहीं है। मेयर ने कहा कि ह्यूस्टन में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 23% के आसपास है। पॉजिटिविटी रेट को 5% लाने का गोल रखा गया है और इसके लिए उम्मीद है अगस्त तक ये कर लिया जाएगा। और वहीं चाइनीज गवर्नमेंट से ताल्लुक रखने वाले एक हैकर्स ने बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना को टारगेट किया। चाइनीज गवर्नमेंट से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स ने वैल्यूएबल डेटा चुराने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना को टारगेट किया है और यह कहना है यूएस सिक्योरिटी ऑफिशियल का, जिन्होंने सारे चाइनीज हैकिंग एक्टिविटी को ट्रैक किया। आपको बता दें कि मॉडर्ना एक लीडिंग यूएस बायोटेक कंपनी है जो कोरोना वायरस वैक्सीन पर लगातार काम कर रही है। मैसाचुसेट्स बेस्ड मॉडर्ना का कहना है कि कंपनी अब FBI के साथ कांटेक्ट में है। अथॉरिटीज की तरफ से मॉडर्ना को हैकिंग ग्रुप की एक्टिविटी के बारे में आगाह कर दिया गया है। यूएस सिक्योरिटी ऑफिशियल ने इस हवाले से फर्दर कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है।
वैक्सीन की तैयारी के लिए मॉडर्ना को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट दी जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कंपनी को $500 million के करीब अमाउंट दिया भी जा चुका है। खबर ह्यूस्टन से है, जहां पर एक पार्टी के दौरान 2 टीनेजर्स को गोली मार दी गई। ह्यूस्टन में एक पार्टी के दौरान एयरबीएनबी होम के बाहर 2 टीनेजर्स को गोलियां मार दी गई। जख्मी होने वाले लड़कों की एज 16 और 19 ईयर्स बताई जा रही है। गोली लगने के बाद दोनों लड़कों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शूटिंग इंसिडेंट ह्यूस्टन के ईस्ट एंड में जेफरसन के 500 ब्लॉक में रिपोर्ट हुआ। पुलिस का कहना है कि इंसिडेंट के वक्त रेंट पर लिए गए एयरबीएनबी होम में एटलीस्ट 50 लोग पार्टी कर रहे थे और जब शूटिंग इंसिडेंट हुआ तो ज्यादातर लोग सीन से भाग गए। पुलिस ने एटलीस्ट 6 जुवेनाइल्स को डिटेन कर लिया है और वहीं शूटिंग किस वजह से हुई ये अभी साफ नहीं है। The South Central Patrol officers got a call regarding a shooting in progress over here at 5042 Jefferson. When they arrived, our investigation so far has pretty much revealed that there was several juveniles in upwards of maybe 50 or more that were here at a party. It is an Airbnb location. Several gunshots rang out. Juveniles started to disperse. When the officers arrived, they found that they had 2 juveniles that had been shot. One juvenile is 16 years old, and the other one is not a juvenile. Correction, he's 19 years old. He was shot in the leg, and the other one was shot in the back. Both of them will live. They're in stable condition, and they were transported to the hospital. So far, our investigation, we have been able to recover 1 pistol. There's not a whole lot of other information known as to who may have committed the shootings or committed the aggravated assaults. We have recovered narcotics as a result of the investigation as well. Is there anything else you want to know? That's pretty much it. न्यूज ह्यूस्टन से ही है। आपको बता दें कि स्प्रिंग एरिया में एक शख्स 2 व्हीकल्स के बीच में आ गया। स्प्रिंग एरिया में एक्सीडेंट से एक शख्स 2 व्हीकल्स के दरमियान कुचला गया। विक्टिम को लाइफ फ्लाइट के जरिए हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया गया। हॉस्पिटल में विक्टिम की कंडीशन खतरे से बाहर बताई जा रही है। हैरिस काउंटी शेरिफ ऑफिस के कैप्टन ने बताया कि इंसिडेंट क्वेलेट के 19200 ब्लॉक में रिपोर्ट हुआ। ऑफिसर ने बताया कि एरिया में एक जीप क्लब मडिंग में मसरूफ थी। इसी दौरान एक गाड़ी डिच में स्टक हो गई। वहीं ऑफिसर ने यह भी बताया कि एक्सीडेंट में दोनों व्हीकल के बीच एक शख्स फंस गया। विक्टिम को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां हालत स्टेबल बताई जा रही है। We're on scene on Kirkendall, just south of Spring Cypress. We had a Jeep club out here doing some mudding, and one of them got stuck in a ditch. Another Jeep pulled them out, and they were in the traffic lane on Kirkendall, getting disconnected when another vehicle struck them from the rear. It pinched one of the Jeep owners between 2 Jeeps, crushing his leg. He was life flighted from the scene in serious but stable condition. He's an adult Hispanic male, and he's expected to survive. और वहीं ह्यूस्टन में म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस फिर से खोल दिया गया है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस शुगरलैंड को आज पब्लिक के लिए रीओपन कर दिया गया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस को मार्च में पब्लिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया था। ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस बच्चों के लिए एक एडवेंचरस प्लेस है, लेकिन करंट कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इसको नेशनल, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ की रिकमेंडेड गाइडलाइंस के बाद रीओपन किया गया है। पब्लिक की हेल्थ के लिए म्यूजियम में रूटीन की इंटरेक्टिव एग्जीबिशन भी बंद कर दी गई हैं। म्यूजियम को विजिट करने वालों को सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंस के साथ फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस शुगरलैंड थर्सडे टू संडे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। और अब न्यूज साउथ वेस्ट ह्यूस्टन से है, जहां पर एक वेयर हाउस में आग लग गई। आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। साउथ वेस्ट ह्यूस्टन वेस्ट पार्क ड्राइव पर मौजूद एक वेयर हाउस में आग भड़क उठी, जिसकी वजह क्लियर नहीं हो सकी। आसमान पर स्मोक दूर दूर से देखा जा सकता था। ह्यूज फायर के बाद वेयर हाउस के 1 माइल रेडियस एरिया में रेजिडेंट्स के लिए शेल्टर इन प्लेस के ऑर्डर जारी कर दिए गए। फायर फाइटर ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट फायर चीफ का कहना था कि आग में कुछ केमिकल्स भी जल रहे हैं जो कि हेल्थ हैजर्ड कॉज कर सकते हैं।
We're doing everything we can to minimize the exposures to the public. That's why we're distancing. And the reporters and our crews have been pushed back. Currently, we're at a third alarm. We've suffered no injuries, and we have no injuries to the public at large that we are aware of at this time. और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.